नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी पाठशाला में। हम अलंकार का विषय पढ़ रहे हैं और अलंकार का विषय जहां हमने शुरू किया था वहां हमने समझा था कि अलंकार का मतलब होता है अलम यानी सुंदरता और कार मतलब करने वाला, है ना। तो ये सुंदरता को करने वाला अलंकार है, बहुत ही सुंदर विषय है। हम इसमें शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, आज हमें अर्थालंकार शुरू करने हैं। देखिए, अर्थालंकार शुरू करने से पहले हमें एक विषय और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्थालंकार के लगभग बहुत सारे रूप इस विषय पर निर्भर हैं। यह विषय है उपमान और उपमेय का। हालांकि इस विषय की हम थोड़ी चर्चा जब समास पढ़े थे तब कर्मधारय समास में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत संक्षिप्त चर्चा हमने की थी क्योंकि वहाँ प्रकरण उतना नहीं था। लेकिन अब जब जरूरी है तो हम इसकी विस्तृत चर्चा यहाँ पे करेंगे। जब आपको उपमान और उपमेय समझ में आ जाएगा तब आप अर्थालंकार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और अर्थालंकार में भी विशेष उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को, जो कि हमारे कोर्स में है। देखिए, उपमान क्या और उपमेय क्या, ये बात तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि जैसा विशेषण और विशेष्य होता है वैसा ही उपमान और उपमेय होता है। विशेषण का बराबरी करने वाला है उपमान और विशेष्य की बराबरी करने वाला है उपमेय, क्योंकि विशेषण खूबी को बताता है, उपमान वह होता है जिसके माध्यम से किसी की तुलना की जाती है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और विशेष्य जिसका विशेषण बताया जाता है। इतनी बात तो हम पहले समझ चुके हैं। आज थोड़ी सी उन बातों की चर्चा करेंगे जिनसे हम बहुत आसानी से पहचान सकें कि वास्तविकता में क्या उपमान है और क्या उपमेय है। क्योंकि जब हम अलंकारों को पढ़ेंगे तो देखिए, पहले थोड़ा सा इनका स्वरूप देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा में क्या कहा कि उपमेय की तुलना उपमान से, ठीक है ना। जहां पर उपमेय की तुलना की जाए, उपमान से की जाए तुलना, वहां पे कौन सा अलंकार होगा कि बोले उपमा अलंकार होगा। अब हमें यही नहीं पता कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तुलना किसकी की गई है, किससे की गई है, और वह फिर उपमा अलंकार है या नहीं है। समझ में आ रही है बात। इसलिए हमें उपमेय और उपमान को समझना आवश्यक है। सिर्फ उपमा में ही नहीं, रूपक में भी ऐसे ही शब्द मिलेंगे आपको देखने के लिए। उपमेय में उपमान का अभिन्न आरोप करना, है ना। जहां उपमेय के अंदर उपमान का अभिन्न आरोप किया जाए। क्या होता है अभिन्न आरोप, वो समझेंगे, लेकिन उसके पहले यह समझना जरूरी है ना कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। हम किसी भी वाक्य में कैसे पहचाने कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। इसलिए हम उपमेय और उपमान को पहले समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पे लिख रखा है मैंने, सबसे ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या लिख रखा है? पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, पीपल का पत्ता, ठीक है। सरिस यानी के समान, पीपल के पत्ते के समान। मन डोला मतलब हमारा जो मन है वो इधर उधर डोलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या उपमेय है और क्या उपमान है, अंदाजा लगाया जाए, अनुमान ज्ञान से हम बताएं तो हमें पता है कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं, पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, तो भाई पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है तो मन यहाँ पे उपमेय होना चाहिए, और पीपल का पत्ता वो क्या होना चाहिए, उपमान होना चाहिए। लेकिन ये अनुमान ज्ञान कभी कभी काम नहीं करता, है ना। क्यों? इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वाक्य की संरचना ऐसी हो जाती है, चीजें आगे पीछे हो जाती हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए 3-4 पॉइंट हम दिमाग में रखेंगे तो हमें आसानी से उपमेय और उपमान को पहचानने में मदद होगी, है ना। देखिए,
जिसकी तुलना की जाए, ये तो हमने बता ही दिया, वो क्या है, उपमेय है ना। प्रारंभिक 5 पॉइंट उपमेय के और अंतिम 5 पॉइंट उपमान के, एक का विपरीत दूसरा है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसकी तुलना की गई और किससे की गई, है ना, हम इतना भी नहीं जानते। तो बोले और थोड़ा सा आसान करते हैं इस चीज को, कि अक्सर मैं 100% कुछ नहीं कहता, हमेशा 99% समझना, 1% की ऊंच नीच होने की संभावनाएं हर जगह बनी रहती हैं। तो अक्सर उपमेय जो होगा वो आपके शरीर से संबंधित होगा। क्या कहा? अक्सर उपमेय जो होगा वो आपके शरीर से संबंधित होगा, यानी कि बॉडी पार्ट्स में से ही कुछ होगा। ठीक है ना, तो आसान हो जाएगी बात। अगर किसी वाक्य में बॉडी पार्ट है या बॉडी से रिलेटेड कोई बात है तो हम समझ लेंगे कि ये उपमेय है। देखो, पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें पीपल का पत्ता तो हमारी बॉडी का पार्ट है नहीं, मन है हमारी बॉडी का पार्ट, तो मन को हम क्या कह देंगे, उपमेय कह देंगे, है ना। और उपमान जो होता है वो अक्सर प्रकृति से संबंधित होता है। एक हमारी बॉडी से संबंधित होता है, उसे उपमेय कहते हैं, और एक हमारे इस प्रकृति से संबंधित होता है, उसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। ठीक है, अब देखना, पत्ता, पीपल का पत्ता जिसे हमने उपमान ठहराया था, वो प्रकृति का हिस्सा है कि नहीं है, है ना। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे फिट होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाला पॉइंट काम ना करे, है ना, मतलब हो जाता ना कभी कभी, ये वाला हिंट काम नहीं कर रहा, तो क्या करें, एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक और हिंट, कि अक्सर उपमेय पास में होता है। हमेशा की बात नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उपमेय दूर बैठा हो, लेकिन अक्सर उपमेय क्या होगा, पास में होगा, और उपमान अक्सर दूर होता है। पीपल का पत्ता जो कि उपमान था हमारे पास है, अभी नहीं है ना, दूर है, कहीं होगा, कहीं जहां भी होगा। लेकिन मन तो हमारे पास ही है, तो मन हमारे पास है, पीपल का पत्ता हमारे पास नहीं है, इसलिए उपमेय पास होता है और उपमान दूर होता है। ठीक है ना, देखना अभी ऊपर के 3 पॉइंट और यहां नीचे के 3 पॉइंट बराबर बराबर चल रहे हैं। ठीक है ना, और देखिए, उपमेय जो होता है अक्सर अवास्तविक गुणों से युक्त होता है। कि अवास्तविक गुण कैसे होते हैं भैया, और उपमान होता है वो वास्तविक गुणों से युक्त होता है। और ये वास्तविक गुण कैसे हैं, देखो, पीपल का पत्ता और मन दोनों के लिए विशेषता क्या बता रहे, कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है। डोलता है यानी हिलता है, डुलता है। तो बताओ या सोचो कि क्या जैसे पीपल का पत्ता हिलता डुलता है वैसे हमारा मन हिल डुल सकता है? नहीं हिल डुल सकता ना। तो वास्तविकता में डोलने का गुण किसके अंदर है, पीपल के पत्ते के अंदर है, लेकिन मन में उसके सदृश, उसके समान, सरिस है ना, के समान, वो मन में उसके समान शक्ति है, या एक उस तरीके का कुछ काम करता है मन, इसलिए उसको भी कह दिया पीपल पात सरिस मन डोला। तो वास्तविकता में मन के पास ये गुण नहीं है, है ना, इसलिए ये अवास्तविक गुण से युक्त है। और पीपल का पत्ता जो कि उपमान है वो वास्तविक गुण से युक्त है, वो वास्तविकता में डोलता है इधर उधर, है ना। समझ में आ रही होगी बात, मैं समझता हूं। दिमाग में रखना, पहला पॉइंट था जिसकी तुलना की जाए और दूसरा पॉइंट था जिससे तुलना की जाए। देखो, अगर पहले पॉइंट में ही बात क्लियर हो जाए तो दूसरे की तरफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले में नहीं हो बात क्लियर तो दूसरे की तरफ बढ़ना, कि चलो शरीर से संबंध देख लेते हैं किसका है और प्रकृति से देख लेते हैं किसका संबंध है, उस हिसाब से निर्धारित कर लेंगे कि क्या उपमेय है और क्या उपमान है। लेकिन अगर ये भी नहीं सेट हो तो फिर तीसरे पॉइंट पे जाना, है ना। जैसे बोलते ना
कि कोई काम करवाना है किसी से, तो कितने तरीके हैं काम करवाने के? साम, दाम, दंड और भेद, 4 तरीके हैं, बताए हैं शास्त्रों में। तो बताओ, चारों एक साथ फॉलो कर दोगे या पहले एक करोगे? पहले एक करेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे पास 5 तरीके हैं पहचानने के। हम फॉलो कौन सा करना है? बोले एक एक करके फॉलो करो। पहला वो काम नहीं आए तो दूसरा, वो भी काम नहीं आए तो तीसरा, वो भी काम नहीं आए तो चौथा, और वो भी काम नहीं आए तो 5वां। इनमें से कोई ना कोई काम आ ही जाएगा, ये गारंटी है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही हमेशा काम आए, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। देखिए 4 हो गए। आखिरी उपमेय जो होगा वो हमारा अत्यंत अभीष्ट होगा, है ना। और उपमान जो होगा वो अत्यंत अभीष्ट नहीं होगा, और हो सकता है अभीष्ट ना भी हो। मुझे जो बात समझानी है ना, और जो मेरे को समझाना इष्ट है वो तो अभीष्ट हो गया मेरा, और उसको समझाने के लिए मैं जो उदाहरण दूंगा, कोशिश तो यही करूंगा कि ऐसा उदाहरण दूं जो मुझे अच्छा लगता हो। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण ना मिले तो ऐसा उदाहरण भी दे सकता हूं जो कि अच्छा ना लगता हो, है ना। लेकिन उदाहरण दोनों ही अवस्थाओं में दिए जाते हैं, और जिस चीज से उदाहरण दिया जाता है, जिस चीज से समझाया जा रहा है, वो उपमान की कैटेगरी में जाएगा, और जिस चीज को समझाया जा रहा है वो उपमेय की कैटेगरी में जाएगा। तो याद रखना कि जिसकी तुलना की जाए सो उपमेय, शरीर से संबंधित है सो उपमेय, पास होता है वो उपमेय होता है, अवास्तविक गुणों से युक्त जो होता है वो भी उपमेय होता है, और अत्यंत अभीष्ट होता है वो भी उपमेय होता है। ऐसे ही जिससे तुलना की जाती है, प्रकृति से जिसका संबंध होता है, जो दूर होता है हमसे, वास्तविक गुणों से युक्त होता है, वास्तविक गुणों का धारी होता है, अत्यंत अभीष्ट नहीं होता है, उसे उपमान कहते हैं। मैं समझता हूं उपमेय और उपमान आप लोगों को अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या उपमेय है, क्या उपमान है। यहां पे मन समझाना अभीष्ट था, सो पीपल के पत्ते का उदाहरण दे दिया, है ना। एक बार इतने पोर्शन का उपमेय और उपमान का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्पष्टतः दिख रहा होगा, है ना। मैं थोड़ा और आ जाता हूं, आप पूरे ही बोर्ड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए ले लिया, चलो देखिए अब आते हैं अपन अपने अलंकारों पे, है ना। क्या है अलंकार? उपमा अलंकार। कंपैरिजन का नाम उपमा अलंकार है। तुलना करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे। कौन सा मोबाइल लें साहब, बोलो? हाँ, नोट +1, 2, 3 जो भी आ रहे हैं नए नए आजकल, OnePlus है। कंपेयर करते हैं कौन सा अच्छा है। कैमरा इसका अच्छा है लेकिन रेट इसकी कम है, और कैमरा भी ठीक ही है ना, लेकिन बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है, थोड़ा ही ज़्यादा है रेट हाई। कंपेयर करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं यार ये वाला रहना, तो यही वाला लेते हैं, एक बार तो लेना है ना, बार बार थोड़ी लेते हैं रोज रोज। इसलिए जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और कंपैरिजन आपको पता है हमेशा 2 के बीच में होता है। जो हमारे लिए अभिष्ट होता है ऐसा उपमेय, उसकी जिससे तुलना की जाती है ऐसे उपमान से, वो कंपैरिजन उपमा अलंकार वाला होता है। पहचान कैसे करेंगे साहब? बोले जब भी उपमा अलंकार होगा तो उससे रिलेटेड शब्द आपको मिलेंगे, सा, सी, से, सरिस। अभी अपन ने उदाहरण देखा था वो उपमा अलंकार का था, सरिस शब्द आया था ना, पीपल पात सरिस मन डोला। ऐसे ही के समान, सदृश, तुल्य, जैसे, ये सारे के सारे शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? उपमा अलंकार में मिलेंगे। अब देखिए, मैं समझता हूं उपमा समझ में आ गया। उदाहरण देख लीजिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। 9th क्लास कोर्स बी जो पढ़ते हैं उनके पास ये कविता है कोर्स में, है ना, जिसमें ये कहा है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो बच्ची फूल सी कोमल थी। अब देखिए, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें सी लगा है, इससे हम ये तो पहचान रहे हैं कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है? तो बोलो, फूल प्रकृति से रिलेटेड है तो ये क्या होगा? उपमान होगा। और बच्ची जो है वो उपमेय हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, एक पॉइंट पकड़ में आ जाए तो दूसरे पॉइंट को अपने आप क्लियर कर लेना, है ना। देखिए दूसरा, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का अभिन्न आरोप, इक्वलिटी का काम है ना। क्या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं,
मैं तो चंद्रमा के समान दिखने वाला ऐसा खिलौना नहीं चाहिए मेरे को चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में। इसलिए कह रहे हैं इक्वलिटी हो जाती है। उपमेय में उपमान का अभिन्न आरोप, अभिन्न मतलब जिसमें कोई भेद नहीं पड़े, चंद्रमा जैसा या चंद्रमा मानो ऐसा हो, ऐसा वाला काम नहीं है। हमें तो चंद्रमा ही लाके दो उतार करके हम उससे खेलेंगे, ठीक है ना। कृष्ण कह सकते हैं, ऐसी बात हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे भी किससे, है ना। चलो, तो उपमेय में उपमान का अभिन्न आरोप, स्वरूपक अलंकार, इक्वलिटी की बात यहां होती है, बराबरी पे लाके खड़ा कर देते हैं उपमेय और उपमान को, है ना। तो ये है रूपक अलंकार। इसमें आपको रूपी शब्द कहीं कहीं देखने मिल जाएगा, जरूरी नहीं है हर जगह मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा रूपी शब्द देखने। उदाहरण अपन ने देख लिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया भी होशियार थी, ले बेटा परात में पानी भर के रख दिया, देख चंद्रमा आ गया नीचे, खेल ले इससे अब, है ना। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आज का आखिरी, है ना। फिर बाकी अपन कल पढ़ेंगे, दो और बचे हैं जो मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनो, जनु, जनहु, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। उपमेय में उपमान की संभावना, ओरिजिनलिटी जो है उसके अंदर बाहर की चीज जो है उसकी कितनी संभावना बैठती है ना। कोई सुंदर ना हो लेकिन मान लो कि वो सुंदर है नहीं, पॉसिबिलिटीज मान लो लेकिन कि है, तो ऐसा, ठीक है ना। जैसे मैथ्स में माना जाता है ना, मानो x बराबर जो भी अपन को मानना हो, तो मैथ्स में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत काम होता है। मनो नीलमणि शिखर पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि के शिखर पर प्रभात पड़ गया हो। किसके लिए कह रहे हैं? वो जब श्री कृष्ण कपड़े पहनते हैं ना पीत वर्ण के, तब ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा। उपमा कंपैरिजन करता है, रूपक इक्वालिटी पर लाकर खड़ा करता है, और उत्प्रेक्षा इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। सारा काम उपमेय और उपमान के बीच में होगा। सो हमने क्या उपमेय और क्या उपमान वो भी पढ़ा। इस तरीके से अभी हमने इन तीन अलंकारों को पढ़ा। आगे हम मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।